नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात करने वाले हैं। ठीक है, साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 6 नंबर का है। कितने नंबर का है? 6 नंबर का है और बहुत ही आसान चैप्टर है। ठीक है, तो इस चैप्टर को आपको ध्यान से समझना है दोस्तों, क्योंकि आसान है लेकिन साथ में बहुत बड़े अंकों का चैप्टर है, यानी 6 नंबर का लेसन है। ठीक है, और सीधा बहुत ही ज़्यादा है, तो आपको अच्छी तरह से पूरे फोकस के साथ इस वीडियो को देखना है और एंड तक देखना है, तभी जाके आपको ये समझ में आ सकता है। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व, लेसन नंबर 14। लेसन नंबर 14 और इसका नाम है हमारा पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। ठीक है, पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। देखो, हमारे आसपास या देश में, राजस्थान में, भारत में, कहीं पर भी जहां पर हम रहते हैं उसके आसपास भी बहुत सारे ऐसे पादप हैं, बहुत सारे ऐसे जंतु हैं जो कि हमारे जीवन को चलाने में हमारा योगदान देते हैं। जैसे कोई पशु पाल रहा है तो उनसे दूध निकाल करके बाजार में बेचता है, तो वो हमारे जीवन को चलाने में योगदान देते हैं। कोई सब्जी अपने खेतों में उगाता है तो उनको बेच करके वो अपने जीवन को चलाता है। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि पादप और जंतु हमारे आर्थिक महत्व में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सारी तो जानकारी होगी कि पादप और जंतु किस प्रकार से हमारे लिए आर्थिक मददगार होंगे। ठीक है, कौन कौन से पादप, उनकी सम की बात करेंगे, कौन कौन से जंतु हैं जो कि हमारे जीवन को चलाने में मददगार होते हैं। तो आज हम इन सब के बारे में बात करने वाले। तो स्टार्ट करेंगे। आज हमारा चैप्टर है पादपों एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पर टॉपिक आता है बच्चों कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छी तरह से हम इसको समझने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक क्या है? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। किसे कहते हैं? आर्थिक वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे? इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पूछा जा सकता है कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ आपको कि आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहेंगे? तो आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना ही क्या कहलाएगा? आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। ठीक है, अब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो पादप है इनका डिवाइडेशन, इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया, ये ध्यान दो। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का विभाजन। देखो, हमारे लिए बहुत सारे ऐसे पादप हैं जो हमारे जीवन को चलाने में योगदान देते हैं, तो उनका हमने वर्गीकरण किया है। ठीक है, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का विभाजन, तो किस प्रकार से इनका विभाजन किया गया है ये आपको समझना है। हमारा टॉपिक है आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का विभाजन। तो हमने कहा बच्चों कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में? 3 भागों में हमने उनको विभाजित किया है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का विभाजन कितने भागों में किया गया? 3 भागों में उनका विभाजन किया गया। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? यानी आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का जो विभाजन किया गया वो 3 प्रकार से किया गया। किस किस प्रकार से किया गया? तो सबसे पहला हम यहाँ पर बात करें खाद्य पादप, दूसरा है औषधीय पादप और तीसरा है इमारती काष्ठ। ठीक है, इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप, यानी कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का विभाजन 3 प्रकार से किया गया। सबसे पहला खाद्य पादप, यानी कि पहले समूह में उन पादपों को रखा गया जिनसे हमें खाने की चीजें प्राप्त होती हैं, जिनको हम खाते हैं, उन्हें हम खाद्य पादप कहेंगे। दूसरे वर्ग में उन्हें रखा गया, दूसरे समूह में उन पादपों को रखा गया जिनसे हमें औषधियां प्राप्त होती हैं, और तीसरे समूह में उन पादपों को रखा गया जिनसे हमें इमारती काष्ठ, यानी कि मकान बनाने, फर्नीचर बनाने और भी बहुत सारी चीजें बनाने में, यानी इमारती लकड़ी हमें प्राप्त होती है। साथ में रेशे संबंधी, जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है, उन पादपों को रखा गया तीसरे समूह में। तो पहला समूह कौन सा? यानी पहले समूह में, पादपों के पहले समूह में हमने खाद्य पादप रखे, दूसरे में औषधीय पादप और तीसरे में इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप हमने रखे। ठीक है, अब खाद्य पादप के अंतर्गत क्या क्या आता है? ठीक है, कि कौन कौन से खाद्य पादप हैं? तो बच्चों हमने देखा कि खाद्य पादप जो है इसके अंतर्गत अनाज आता है। क्या आता है बच्चों? अनाज आता है। यानी अब अनाज भी अलग अलग प्रकार का होता है, उनकी आगे हम बात करेंगे।
लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कि खाद्य पादप के अंतर्गत क्या क्या आता है। तो हमने कहा है कि इसके अंतर्गत अनाज आता है बच्चों, दालें आती हैं, दालों को हम बड़े स्वाद के साथ खाते हैं। जब भी हमारे घर में दाल बनती है तो हम एंजॉय करते हैं। दाल बाटी और लड्डू कितने मस्त लगते हैं, कितने शानदार। कहीं मिल जाते हैं, कहीं जिम में चले जाते हैं, वहां पर दाल बाटी हो तो वाह, जिंदगी बन जाती है हमारी। सही कह रहा हूं मैं? चलो, तो अनाज बच्चों, अनाज पहला यानी खाद्य पादप में पहला है अनाज, दूसरा है दाल, तीसरा आता है बच्चों तेल। अब तेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं। तीसरा है मसाले। अब मसाले तो आप जानते हो घरों में कितने सारे मसाले होते हैं, अलग अलग प्रकार के मसाले होते हैं, ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तीसरे आते हैं पेय पदार्थ, ठीक है, यानी पीने वाले पदार्थ। अब पीने वाले पदार्थ कौन कौन से होंगे, मैं गलत ना समझिएगा, पीने वाला पदार्थ दूसरा नहीं है, चाय और कॉफी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, चाय और कॉफी। बहुत सारे के माइंड में गलत है ना, कुछ भी सोचने लग जाते हैं कि हाँ पीने वाला है, हो सकता है वही हो, हाँ वही क्या हो, अब आप समझ जाओ। तो इसके अलावा है सब्जियां, यानी कि खाद्य पादपों के अंतर्गत सब्जियां भी आती है। अब सब्जियां भी अलग अलग प्रकार की होती है बच्चों, ठीक है। तो हमने देखा कि खाद्य पादप जो है इसके अंतर्गत कौन कौन क्या क्या आएंगे, अनाज आएगा, दालें, तेल, मसाले, पेय पदार्थ और सब्जियां आती हैं, ठीक है। आपको समझ में आया कि खाद्य पादप के अंतर्गत क्या क्या आ गया, अनाज आ गया, दालें आ गई, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, ये सब खाद्य पादपों के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर पे दूसरा जो समूह है पादपों का, उसमें हमने रखा औषधीय पादप। क्या रखे, औषधीय पादप रखिए बच्चों, क्या रखे हमने, औषधीय पादप। अब औषधीय पादप के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जैसे कि अश्वगंधा हो गया, ठीक है, अश्वगंधा ये औषधीय है बच्चों, ठीक है, सर्पगंधा हो गया, गुग्गल हो गया, इसके अलावा सफेद मूसली, और भी हैं बच्चों जिनके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। तो औषधीय पादप के अंतर्गत क्या क्या है, जैसे कि अश्वगंधा है, सर्पगंधा है, गुग्गल है और सफेद मूसली, यानी कि औषधीय पादप के अंतर्गत हम कह सकते हैं अश्वगंधा, सर्पगंधा, गुग्गल, सफेद मूसली आदि आते हैं बच्चों, ठीक है। नंबर 3 पे हम बात करते हैं इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप की, ठीक है, किसकी, इमारती काष्ठ। इमारती काष्ठ का मतलब क्या है वो भी हम आगे बात करेंगे डिटेल से, लेकिन अभी समझे कि इमारती काष्ठ यानी कि जिसे इमारती लकड़ी प्राप्त होती है बच्चों, यानी मकान बनाने के लिए हो सकती है, फंटे बनाने के लिए हो सकती है, किसी भी प्रकार से जो मजबूती से डटी रहे, ठीक है, ऐसा नहीं कि हाथ की देने के बाद लकड़ी टूट जाए, वो इमारती नहीं है, ठीक है। यानी इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप जिनसे हमें रेशा प्राप्त होता है। तो इसके अंतर्गत हमने कहा क्या क्या आ सकता है, जैसे कि सागवान बच्चों, सागवान की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है, ठीक है, तो सागवान आ गया, शीशम आ गया, ठीक है, इमारती काष्ठ के अंदर शीशम आ गया, रोहिड़ा बच्चों, खेजड़ी, ये सब क्या है, इमारती काष्ठ है, ठीक है, इमारती काष्ठ के पादप है। कौन कौन से, सागवान, शीशम, रोहिड़ा, खेजड़ी, ये सब इमारती काष्ठ के पादप हैं। इसके बाद जैसे कपास हो गया, जूट हो गया, ये जो है बच्चों इनसे हमें क्या प्राप्त होता है, रेशा प्राप्त होता है। तो कपास, जूट ये रेशे संबंधी पादप है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से हम रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा आर्थिक वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, आर्थिक वनस्पति विज्ञान कहलाता है। अब आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों का विभाजन, आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण पादपों के विभाजन की बात करें तो इन्हें कितने भागों में विभाजित किया गया, सर इनको 3 भागों में विभाजित किया गया, ठीक है, कितने भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया। सबसे पहला हमने खाद्य पादप, दूसरे वर्ग में हमने रखा औषधीय पादप और तीसरे में हमने रखा इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप। अब खाद्य पादप के अंतर्गत क्या क्या आगे, अनाज आगे, दालें, तेल, मसाले, पेय पदार्थ, सब्जियां, ये सब किसके अंतर्गत आगे, खाद्य पादप के अंतर्गत आगे। इसके बाद हमने देखा औषधीय पादप, और औषधीय पादप के अंतर्गत हमने देखा अश्वगंधा हो गया, सर्पगंधा हो गया, गुग्गल, सफेद मूसली, ये सब किसके अंतर्गत आगे, औषधीय पादप के अंतर्गत आ गए। इसके बाद इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप। अब इमारती काष्ठ का मतलब मैंने समझा दिया जिनसे हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत जैसे इमारती लकड़ी किन किन से प्राप्त हो सकती है, सागवान हो गया, है ना, इसके अलावा शीशम हो गया, इसके अलावा रोहिड़ा, खेजड़ी, तो इन सब से हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है। इसके अलावा जैसे रेशे संबंधी पादप कौन कौन से होंगे, तो कपास, जूट, इनसे हमें रेशा प्राप्त होता है। तो आई होप बच्चों आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो बच्चों अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले खाद्य संबंधी महत्व के पादपों की, ठीक है, इसकी बात करने वाले खाद्य संबंधी महत्व के पादपों की बात करेंगे। अभी हमने देखा कि आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण जो पादप है उनका डिवाइड हमने 3 प्रकार से किया, यानी उन्हें 3 भागों में हमने विभाजित किया, खाद्य पादप, दूसरे में हमने देखा औषधीय पादप, और नंबर 3 पे इमारती काष्ठ एवं रेशे संबंधी पादप। तो आज हम मतलब सबसे पहले हम बात करने वाले खाद्य संबंधी महत्व के पादपों के बारे में। अब देखो बच्चों आपको पता होगा किसी भी सजीव को, यानी कोई सा भी प्राणी हो, कोई सा भी सजीव हो, उसको
हमारी जैविक क्रियाओं के लिए, जैविक क्रिया को मतलब समझते हो, यानी कि श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, कोई सी भी क्रिया होगी, या हम कह सकते हैं दूसरी क्रियाएं जैसे कि काम करने के लिए उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे आज किसान खेत में जाता है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, स्टूडेंट पढ़ता है, उसको ऊर्जा की आवश्यकता होती है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपके साथ, मुझे भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी काम को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ये ऊर्जा मिलती कहाँ से होती है? भोजन से मिलती है। और भोजन कहाँ से मिलता है? खाद्य पादपों से प्राप्त होता है बच्चों, ठीक है। तो यानी हम बात करने वाले खाद्य संबंधी महत्व के पादपों की, ठीक है। उसमें भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं, मैं देखो मैंने आपके सामने इस प्रकार से एक सारणी तैयार की है ताकि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत ना आए पढ़ने में, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसके माध्यम से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, याद करने में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो खाद्य पादप में अनाज की बात करेंगे। किसकी? अनाज की हम बात करेंगे। आप भी इस प्रकार से इसको नोट कर सकते हो या पॉज करके आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले अनाज की। अब अनाज जो होता है बच्चों ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अनाज है इसमें सबसे ज्यादा जो मात्रा पाई जाती है वो कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है। किसकी? कार्बोहाइड्रेट। देखिए सबसे ज्यादा मात्रा अनाज में किसकी पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है। यानी हम बोले तो स्टार्च, यानी अनाज में सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से कौन पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, यानी कि स्टार्च पाया जाता है, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है, यहाँ पर से क्वेश्चन भी बन सकता है कि अनाज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च उसमें सबसे ज्यादा प्रमुख रूप से पाया जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अनाज होता है किस कुल से संबंध रखता है। तो आपको ये बताना है कि जो अनाज है, अनाज जो है ये घास कुल से संबंध रखता है। किस कुल से? घास कुल से संबंध रखता है। बात क्लियर हो रही है? अनाज में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? आप बोलेंगे सर कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा पाया जाता है। किस कुल से संबंध रखता है? तो घास कुल से संबंध रखता है, यानी कि ग्रेमिनिया पोएसी, ग्रेमिनिया पोएसी, ठीक है, ग्रेमिनिया पोएसी। बात ये क्लियर हो गया आपको? अनाज देखो खाद्य पादप में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? सर आप कहेंगे सर हम अनाज पढ़ रहे हैं, खाद्य पादप में हम सबसे पहले अनाज पढ़ रहे हैं। और अनाज में हमने बताया कि इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी पाई जाती है? कार्बोहाइड्रेट की पाई जाती है। इट मींस हम कह सकते हैं स्टार्च की पाई जाती है। और ये किस कुल से संबंध रखता है? तो आप बताएंगे सर ये जो है हमारा अनाज है ये घास कुल यानी ग्रेमिनिया पोएसी से संबंध रखता है, ठीक है। अब अनाज में कौन कौन से हम अनाज पढ़ने वाले हैं? तो 4 प्रकार के हम अनाज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। आपके बुक में 4 प्रकार के अनाज दे के, नंबर 1 पे गेहूं, नंबर 2 पे चावल, नंबर 3 पे आपके मक्का और नंबर 4 पे बाजरा, ठीक है। यानी कि गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, इन चारों के बारे में हम बात करने वाले हैं। किस किस के बारे में? वापस रिपीट करेंगे जल्दी से। सर गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा के बारे में हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आइए इनके बारे में हम एक एक करके बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गेहूं की, ठीक है। किसकी बात करें? गेहूं की। तो गेहूं जो होती है, गेहूं जो होता है बच्चों ये एक रबी की फसल होती है। तो कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है कि कोई एक रबी की फसल का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो क्या? बताओ जल्दी से बोलिए बच्चों। आप बता सकते हैं सर गेहूं जो है वो एक रबी की फसल होती है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर बात किया है कि जो गेहूं है ये एक रबी की फसल है, ठीक है। अब इसका जो वैज्ञानिक नाम वो वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान रखना। वैज्ञानिक नाम आपको अच्छी तरह से समझना है। तो गेहूं का जो वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों वेरी इजी है, टिटिकम एस्टाइवम। क्या होता है? टिटिकम एस्टाइवम। ध्यान देना, टिटिकम एस्टाइवम। टिटिकम, टिटी आओ, टिटी आओ, टिटी आओ, है ना। कम कम मैंने आना, टिटिकम। यानी कि जब भी हम रेल में जाते हैं तो वहां पर टीटी होता है, तो टीटी से कहो आओ, आओ टीटी कम, है ना। यानी टिटिकम, टिटिकम एस्टाइवम, टिटिकम एस्टाइवम, ओके। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है गेहूं की कोई 2 उन्नत किस्मों का नाम बताइए या 3 उन्नत किस्मों का नाम बताइए, तो आप बता सकते हो। उन्नत किस्में इसकी सोनालिका हो सकता है, कल्याण सोना और सरबती सोनारा। तो आपको बताना है कि जो गेहूं है इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी होगी? सोनालिका, कल्याण सोना और सरबती सोनारा इसकी क्या है? उन्नत किस्में हैं, ठीक है। वापस से रिपीट कर लो। हमने देखा अनाज में सबसे पहला अनाज हम कौन सा पढ़ रहे हैं? सर हम गेहूं पढ़ रहे हैं। गेहूं को हम रबी की फसल भी कहते हैं। गेहूं क्या कहते हैं? रबी की फसल कहते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? सर इसका वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टाइवम है। क्या है? टिटिकम एस्टाइवम है। और इसकी जो उन्नत किस्में हैं तो सर इसकी उन्नत किस्में सोनालिका, कल्याण सोना और सरबती सोनारा। सोनालिका, कल्याण सोना और सरबती सोनारा इसकी क्या है? इसकी उन्नत किस्में सर, ठीक है। तो गेहूं से आपकी जान पहचान होगी। वापस रिपीट करो जल्दी से। गेहूं जो है रबी की फसल होती है, इसका वैज्ञानिक नाम टिटिकम एस्टाइवम होता है और उन्नत किस्में सोनालिका, कल्याण सोना और सरबती सोनारा होता है। तो कोई दिक्कत आपको? मुझे विश्वास नहीं होगी। अब दूसरा अनाज के ऊपर चलते हैं। दूसरा अनाज है बच्चों चावल। कौन सा है?
सर चावल है, यानी चावल के बारे में हम बात करते हैं। तो बच्चों चावल जो है, ध्यान दीजिएगा, चावल जो है ये चावल उत्पादन की दृष्टि, हम कह सकते हैं चावल उत्पादन की दृष्टि से, देखिए चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है बच्चों। ध्यान देना, चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है। ये बात आप दिमाग में बिठाइए। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्वेश्चन आ सकता है बच्चों कि चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो आप कहेंगे सर पहला स्थान है। हमें पता है ना, हमें पता है, हम बताएंगे कौन सा स्थान है, पहला स्थान है भाई। क्यों? हमें पता है, हमें पता है तभी तो बताएंगे कौन सा स्थान है, पहला स्थान है। चावल उत्पादन दृष्टि से भारत का विश्व में पहला स्थान है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। चावल उत्पादन दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला। इसका वैज्ञानिक नाम की बात करें तो ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा, ध्यान देना, ओराइजा, ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा इसका वैज्ञानिक नाम है। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा इसका क्या है? वैज्ञानिक नाम। किसका? किसका? जल्दी से बोलिए सर, चावल का वैज्ञानिक नाम। तो चावल का वैज्ञानिक नाम पूछे तो क्या बताएंगे सर? ओराइजा सेटाइवा, ओराइजा सेटाइवा। इसकी उन्नत किस्मों की बात कर लेते हैं। उन्नत किस्में क्या क्या है, यानी चावल की उन्नत किस्में क्या क्या है, तो आपको बताना है। बासमती, इसका तो नाम सुना ही है आपने। ठीक है, चावल की जो उन्नत किस्म है तो सबसे पहले हम बासमती, ठीक है, और बासमती चावल हम बाजार से लेकर के आते हैं और अच्छे भी लगते हैं। ठीक है, तो बासमती, इसके अलावा जया है ना, दूसरी किस्म क्या बता सकते हैं? जया। तीसरी है रत्ना, रत्ना, रतन है ना, रतन, बहुत सारा बार नाम नहीं होता रतन और दादा रतन लिखे थे पण। ठीक है, तो बासमती हो गया बच्चों, पहली किस्म कौन सी है चावल की? बासमती। दूसरी होगी जया, तीसरी है रत्ना और सोना बच्चों। ठीक है, बासमती, जया, बासमती, जया, रत्ना और सोना। ठीक है, बासमती, बासमती, वापस देखिए कौन कौन से बच्चों, ध्यान दीजिएगा, बासमती, जया, रत्ना और सोना। बासमती, जया, रत्ना और सोना इसकी क्या है? उन्नत किस्में हैं। ठीक है, इतना आपको याद रखना है कि चावल की उन्नत किस्में पूछ ले जाए तो क्या क्या बता देंगे? बासमती, जया, रत्ना और सोना इसकी उन्नत किस्में। अब जो चावल है ये एक खरीफ की फसल है। ठीक है, चावल किसी फसल है? खरीफ की। जैसे हमने कहा जो गेहूं है ये किसी फसल है? रबी की फसल। जबकि जो चावल है ये किसी फसल है? सर ये खरीफ की फसल है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मक्का की। किसकी बात कर लेते हैं? यानी तीसरी जो हमारे पास अनाज आया वो क्या गया सर? मक्का आ गया। क्या आ गया बच्चों? मक्का आ गया। ठीक है, अब मक्का जो है ये खरीफ की फसल है। मक्का कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। ठीक है, हमने देखा जो गेहूं है वो रबी की फसल है, चावल और मक्का हम क्या देख रहे हैं कि खरीफ की फसल है। अब मक्का जो है खरीफ की फसल है और इसका वैज्ञानिक नाम है बच्चों, वैज्ञानिक नाम है ये क्या है? जिया मेज। क्या है? मक्का का वैज्ञानिक नाम जिया मेज है। क्या है बच्चों? जल्दी बोलिए, जिया मेज, मैं तेरे लिए जिया, तेरे लिए मरा। ठीक है, तो यानी कि जिया मेज, जिया मेज यानी मेज, मैं तेरे लिए ही जिया और तेरे लिए ही मरा मैं। ठीक है, तेरे लिए मैं जीऊंगा, तेरे लिए मरूंगा, जिया जिया मैं तेरे लिए जिया रे। तो मक्का का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बच्चों? जिया मेज होगा। क्या हो गया? जिया मेज। ठीक है, और कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। क्लियर होगी बात? ओके, अब बात करते हैं उन्नत किस्मों की। किसकी बात कर लेते हैं? उन्नत किस्मों की बात कर लेते हैं कि जो मक्का है इसकी उन्नत किस्में कौन कौन सी है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बढ़ता है बच्चों, उन्नत किस्मों पे आपको ध्यान देना है। तो हम देखें मक्का की जो उन्नत किस्में हैं ये है बच्चों विजय, विजय, ध्यान देना, विजय, विजय, विजय रहे झंडा हमारा। ठीक है, तो विजय, शक्ति, शक्ति और रतन। विजय, विजय हो, और विजय क्यों हुए? शक्ति से हुए, और शक्ति, शक्ति होने से क्या मिलेंगे? रतन। ठीक है, तो यानी रतन, शक्ति, विजय भी कह सकते हैं, विजय, शक्ति, रतन। विजय उन्नत किस्में बता रहा हूं, यानी कि जो हमारी मक्का है बच्चों उसकी उन्नत किस्में क्या होगी? विजय, शक्ति और रतन। विजय, शक्ति और रतन हो चुकी है। ठीक है, तो ये उसकी उन्नत किस्में। क्लियर हो गया? यानी कि हमने अभी तक बात किया किसकी? गेहूं की, दूसरा हमने चावल की और तीसरा मक्का की बात कर लिया। अब हम बात करते हैं बच्चों बाजरा। बाजरा बहुत फेमस है बच्चों, बाजरा बहुत फेमस है। इसकी जो रोटी है खाओगे बड़ा मजा आ जाएगा जब आप किसके तेल में बच्चों? तिल के, यानी कि तिल्ली के तेल में जब आप बाजरा की रोटी गुड़ के साथ चूर के खाते क्या स्वाद लगती है यार, मजा आ जाता है, दिल गदगद हो जाता है। कभी चूर के खाइएगा, जिंदगी बन जाएगी आपकी। ठीक है, तो मैंने तो खाई है बच्चों, मामा के गया ना मैं, मामा के गया बहुत खाया बच्चों, चूर चूर के। ठीक है, जगड़ खाई। समझते हो जगड़? अरे भाई समझो यार, कब समझोगे? ठीक है, जगड़ बड़ी फेमस चीज होती है। तो बच्चों जो बाजरा होता है इसको हम मोटा या गौण अनाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? मोटा या गौण अनाज कहते हैं। मोटा या गौण अनाज, मोटा या गौण अनाज कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए बच्चों किसी एक मोटे या गौण अनाज का नाम बताइए, तो आप क्या बता दोगे? सर हम बताएंगे बाजरा बताएंगे। क्या बताएंगे? बाजरा बताएंगे। सर क्यों नहीं बताएंगे? हम बताएंगे ना, आप टेंशन मत लो सर, टेंशन मत लो, आप फ्री रहो, आप तो पढ़ा दो हमें, हम सब क्लियर कर देंगे। ओके, बहुत बड़ा बच्चों। तो यानी कि जो बाजरा है ये मोटा या गौण अनाज है। ठीक है, अब इसका जो वैज्ञानिक नाम है ना, बाजरे का जो वैज्ञानिक नाम है ना, बताओ क्या है इसका वैज्ञानिक नाम? पेनिसिटम, पेनिसिटम, पेनी
सुनो ध्यान से, पेनिसिटम, पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस, समझ रहे हो, पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस, समझ रहे हो, पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस है बच्चों, यार समझो, पेनिसिटम देखो कहां गया, ये रहा बच्चों, पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस, पेनिसिटम टाइफाइडिस, यानी कि बाजरा का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है, पेनिसिटम टाइफाइडिस है। ओके सर, ये खरीफ की फसल है, ठीक है, कैसी फसल है, खरीफ की फसल। तो बच्चों आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि अनाज के अंतर्गत क्या क्या है। तो हमने 4 अनाज पढ़े, कौन कौन से, गेहूं पढ़ा बच्चों, दूसरा चावल पढ़ा, मक्का पढ़ा, बाजरा पढ़ा, ठीक है। इनकी हमने देखिए किस पर, रबी की फसल है, खरीफ, तो हमने देखा जो बच्चों गेहूं है ये रबी की फसल है, जबकि चावल, मक्का और बाजरा खरीफ की फसल है, आपको याद रखना है, ठीक है। तीसरा हमने इनकी उन्नत किस्में देखी, क्या देखी, उन्नत किस्में। उन्नत किस्मों का मतलब क्या होता है कि कौन कौन सी अलग अलग प्रकार के, यानी चावल, जैसे चावल लगाएंगे तो उसमें भी कौन कौन सा चावल होता है, गेहूं होता है, तो कौन कौन से अलग अलग प्रकार के बीज होते हैं, तो वो सारी बात यहाँ पर उन्नत किस्मों में आ जाती है, ठीक है। तो हमने देखा उन्नत किस्में, चावल, गेहूं की उन्नत किस्में सोनालिका, कल्याण सोना, सरबती सोना, इसके बाद चावल की में आ गया बासमती, जया, रत्ना, सोना, यह सब आ गया उन्नत किस्मों में। इसके बाद मकाई में हमने बात किया विजय, शक्ति और रतन आ गया, ठीक है। और बाजरा में कोई नहीं दे रखा, यहाँ पे किताब में नहीं दे रखा, तो अपन फालतू में पढ़ने वाले नहीं है भाई, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलेंगे, फालतू की बकवास अपन पढ़ने वाले नहीं है, ठीक है। आपका भेजा भर जाएगा यार, क्यों, बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, फालतू की चीजें अपन को पढ़नी ही नहीं ना, वही चीजें पढ़नी जो बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी है, क्योंकि पहले बोर्ड तो दो, उसके बाद कॉम्पिटिशन की बात की बात है यार, पहले बोर्ड की तैयारी करेंगे, उसके बाद में तैयारी करेंगे यार कॉम्पिटिशन में, पहले बोर्ड, ठीक है। ओके, तो आई होप बच्चों आपको ये अनाज समझ में आया होगा और किस प्रकार से आर्थिक पादपों का हमने विभाजन किया, ये सारी बात आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कमेंट, शेयर और फैला दीजिए, ताकि हर बच्चे को इससे बेनिफिट हो सके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।